स्टूडेंट यहाँ पर वापस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं एंड व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्काली मेटल्स टुवर्ड वाटर। देखिए सबको मालूम है अल्कली मेटल्स वाटर में डिसॉल्व करने पर बहुत विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, है ना। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि जैसे ही आप किसी भी मेटल को, अल्कली मेटल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें मालूम है मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस वहां से लिबरेट होती है। और कभी कभी किसी किसी केस में तो रिएक्शन इतनी वायलेंट होती है कि जो हाइड्रोजन वहां से लिबरेट होती है वो आग पकड़ देती है और जलना शुरू हो जाती है ना। ये रिएक्शन आपने सबने देखी होगी, 9th-10th में आपके टीचर ने ये रिएक्शन आपको जरूर करवाई होगी कि आपको सोडियम मेटल लिया होगा और उसको पानी में डिसॉल्व करके दिखाया होगा और जैसे ही सोडियम को वाटर में डालते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, विग्रस, और सोडियम क्या करता है, स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर और आग पकड़ना शुरू कर देता है ना। कभी कभी रिएक्शन अगर आप ट्रिमेंडस लेवल पर करवाते हो, लार्ज लेवल पर करवाते हो, तो रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव और बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप किसी भी मेटल को, लिथियम को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हमने कहा क्या बनेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट। अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम को वाटर में डिसॉल्व किया तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट। सिमिलरली सीजियम को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो रिएक्शन और ज्यादा वायलेंट हो जाएगी, सीजियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इट्स मीन दैट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और जब आप लिथियम से सीजियम की तरफ जा रहे हो तो रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर इंक्रीज, ठीक है। उसका रीजन तो देखो वैसे हमें मालूम है, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने के कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है और आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है तो रिएक्टिविटी बेसिकली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। क्योंकि किसी भी एटम में से जब आप इलेक्ट्रॉन हटाते हो, जितना ज्यादा आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसका मतलब उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। बट अभी अभी अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा हो, हमने बात करी कि किसी भी लिथियम जो है वो Li पॉजिटिव में सबसे ज्यादा आसानी से चला जाता है। यही बात करी अभी हमने कि एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम Li पॉजिटिव में सबसे आसानी से चला जा रहा है। इसका मतलब लिथियम अगर Li पॉजिटिव में सबसे आसानी से जा रहा है, इसका मतलब ये वाला प्रोसेस सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। इसका मतलब लिथियम की रिएक्शन सबसे ज्यादा विग्रस होनी चाहिए। बट लिथियम की रिएक्शन विग्रस ना होकर डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्शन फास्ट होती चली जा रही है। इसका मतलब लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव रुबिडियम और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सीजियम है। तो ऐसा क्यों है कि जबकि लिथियम अभी अभी हमने बात करी कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की, अगर सबसे ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी कि +1 में जा रहा है, तो ये वाली रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी तो लिथियम +1 में है, OH -1 में है ना, तो इसका मतलब ये वाला प्रोसेस सबसे आसानी से होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हम यहाँ पर रीजन देने वाले हैं कि ऐसा क्यों है कि व्हाई लिथियम रिएक्टिविटी इज नॉट वेरी हाई। इंस्टेड ऑफ दैट डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। जबकि होना तो ये चाहिए था, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के बिहेवियर का देखें, जो सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसी की टेंडेंसी सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज होने की होती है। बट यहाँ पर हम रिवर्स बात कर रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो बेटा इसकी अगर हम बात करें कि सभी के सभी मेटल की डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करते हैं, डिक्रीज, हेंस रिएक्टिविटी इंक्रीज। बट एक्सेप्शन है लिथियम की, इसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। देखिए हम बात करें कि ये सभी के सभी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कि ये आप अगर बात करें कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, उससे हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं किसी भी मेटल को किसके अंदर डाल दूं, वाटर के अंदर डाल दूं, तो यहाँ पे हमें मिलता है MOH+ हाइड्रोजन, जो कि हमने ऊपर बात करी। इसका मतलब इनकी टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है ऑक्सीडाइज होने की, इसीलिए दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। दे कैन रिएक्ट, कोई मेटल है, मेटल की रिएक्शन अगर आप अल्कोहल से करवा दो C2H5OH, तो ये वाला ऑक्सीजन भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब वो हाइड्रोजन जो कि बेसिकली ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हो और जो आसानी से लिबरेट हो जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H5OM, यानी कि Na होता अगर मान लिया ये सोडियम मेटल के साथ करती, मान लिया रिएक्शन ऐसे करते हैं NaC2H5OH, तो ये बन जाता सोडियम इथोक्साइड और साथ में क्या हो जाता, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट। इट्स मीन दैट
हम बात कर रहे हैं बेटा कि ये इतने ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, मीन दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। यहाँ पे ये क्या करेगा, 0 से Na पॉजिटिव +1 में बहुत आसानी से जा रहा है, इतने अच्छे कि दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम स्पीसीज विच हैव एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन वापस बता देती हूँ, देखिए O और H, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये क्या करता है, इसको अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण ये बॉन्ड वीक हो जाता है और आसानी से टूट जाता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसको, ये हाइड्रोजन कैसा, एसिडिक हाइड्रोजन। इवन अगर आप इनकी रिएक्शन मेटल की रिएक्शन जैसे सोडियम के साथ ही करवा देते हैं, एसिटाइलिन के साथ करवाएं, तो देखिए बेटा इतना समझने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि ये वाला हाइड्रोजन जो है ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और उसका रीजन होता है कि ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है 50% s कैरेक्टर, 50% s कैरेक्टर। और हमें मालूम है s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है वो आप बोल सकते हो ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ उतना ही पेनिट्रेटेड होता है। इसका मतलब ये कार्बन न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा पेनिट्रेटेड है, और अगर न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेटेड है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड को अपनी तरफ बहुत आसानी से खींचेगा, जिसके कारण ये H बहुत आसानी से रिलीज हो सकता है। इसका मतलब एसिटाइलिन के हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो सोडियम मेटल के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएं 2 मोल्स के साथ, तो यहाँ पर डाई सोडियम इथेनाइड बनता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इट्स मीन दैट ऑल दीज रिएक्शन प्रूव दैट दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम दोज स्पीसीज विच हैव एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। वाटर के अंदर भी एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि OH नेगेटिव H पॉजिटिव रिलीज हो सकता है। अब हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों है रिगार्डिंग लिथियम की लिथियम ज्यादा रिएक्टिव क्यों नहीं है। डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन लिथियम सबसे रिएक्टिव होना चाहिए क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब बात करते हैं इस बात का जो आंसर है बेटा, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात करें डेल्टा G जो होता है वो होता है -NFE0, ठीक है। बट ये जो डेल्टा G होता है इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, दिस इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, इस इक्वेशन को गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, F जो है कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, जिसको आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 96,500 कूलम। और ये जो E है ये आपको मालूम है, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली हमें बताती कि क्या है, और यहाँ इससे हम उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि लिथियम जो कि लगता अच्छा है, मतलब सबसे फास्ट रिएक्शन होनी चाहिए, बट लिथियम ऐसा करता नहीं है, उसको समझने में ये हमारी कैसे सहायता करेगा। तो मैं कहा डेल्टा G NFE, यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में बोल सकते हो आप कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल F फैराडे कांस्टेंट है जो कि एक नंबर है जो कि कांस्टेंट होता है 96,500, ठीक है। फैराडे के लॉ भी पढ़ते हैं आप आगे चल के। और डेल्टा G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखिए डेल्टा G अगर किसी रिएक्शन के लिए नेगेटिव है तो वो रिएक्शन होती है बेटा स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब वो रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा G पॉजिटिव होता है तो वो रिएक्शन जो होती है वो नॉन फिजिबल होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब वो रिएक्शन आसानी से नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ दैट ये थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है, ठीक है, कि किसी भी रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इसका मतलब उसकी रिवर्स रिएक्शन होगी। और जो E है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ये भी हमने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन का जो E0 सेल है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए, किसके लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए, कि पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, E0 सेल की बात अगर हम करें, और नेगेटिव हुआ तो वो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब देखिए अगर मेरे को इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G निकालना है, अभी हमने बात करी कि जो लिथियम होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब लिथियम +1 से इसमें चला गया 0 में,
लिथियम +1 से किस में चला गया, 0 में, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -3.04 वोल्ट। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -3.04। इट्स मीन दैट अगर मैं इस रिएक्शन के लिए -NF इंटू -3.04, नेगेटिव ये था, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है 96,500, इसका मतलब डेल्टा जी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है कि लिथियम +1 से 0 में चला जाए। इसका मतलब इसकी रिवर्स रिएक्शन की Li पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन टू E, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और हमने पढ़ा है कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के साइन में रिवर्स होते हैं। मतलब इस रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो होगा +3.04, यानी कि इसको अगर मैं यहां पर रख दूं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF इंटू +3.04। तो इसका मतलब ये डेल्टा जी यहां से क्या आएगा, बहुत ज्यादा बड़ा नेगेटिव। इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत आसानी से होनी चाहिए, है ना। यहां से भी मैंने आंसर दे दिया अकॉर्डिंग टू डेल्टा जी। रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग में मैंने आंसर दे दिया कि क्यों लिथियम जो है वो अच्छा रिएक्टिव, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों होना चाहिए। ये रिएक्शन भी कहती है कि ये रिएक्शन तो बहुत आसानी से हो जानी चाहिए, मतलब लिथियम Li पॉजिटिव में बहुत आसानी से चला जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी डेल्टा जी की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, है ना। पूरी की पूरी सीरीज जो है उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो ये रिएक्शन इसकी डेल्टा जी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नेगेटिव, रिएक्शन सबसे फिजिबल होनी चाहिए। बट इस क्वेश्चन का आंसर थर्मोडायनेमिक्स नहीं देती है। द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर इज नॉट गिवन बाय थर्मोडायनेमिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन के द्वारा। किसके द्वारा, काइनेटिक्स की। वाई लिथियम इज नॉट मच रिएक्टिव, इंस्टेड वो होना चाहिए। इसका आंसर बेटा कौन देती है, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन देती है। देखिए थर्मो कहते हैं कि रिएक्शन बहुत फास्ट होनी चाहिए, बट हमेशा सिर्फ हीट चेंज पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि कोई एक फैक्टर हमेशा रिएक्टिविटी को डिसाइड नहीं करता कि भाई ऐसा है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव या इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है तो इसका डेल्टा जी सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो ये सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इस रिएक्शन का आंसर थर्मोडायनेमिक्स नहीं देती, इसका आंसर देती है काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हमें बताती है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, थर्मो हमें बताती है हीट के बारे में कि किसी भी रिएक्शन से कितनी हीट रिलीज हो रही है, यानी कि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव है वो रिएक्शन उतनी ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स हमें बताती है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताऊं, देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है कि अगर आप डायमंड जो है, अगर आप डायमंड लोगे टाइम आएगा वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रोप्स हैं एक दूसरे के। तो थर्मोडायनेमिक्स तो क्या कहते हैं कि डायमंड चेंजेस इनटू ग्रेफाइट, बट कितने टाइम में, हाउ मच टाइम दिस रिएक्शन विल टेक, कितना टाइम लेगी, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, हमें नहीं मालूम। मतलब थर्मो इस बात का आंसर नहीं देती है कि ये रिएक्शन किस रेट से होगी, ये रिएक्शन कितने दिनों में कंप्लीट होगी, सिर्फ इतना बताती है कि होगी या नहीं होगी। लेकिन ऐसा कहने से तो काम चलेगा नहीं। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई ये रिएक्शन, मैं आपको लैब में एक रिएक्शन करवा रही हूँ और मैंने 2 रिएक्टर को मिलाकर रख दिया और आपको कहा कि ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आप पूछोगे मैडम कब होगी, कल आकर देखेंगे हो जाएगी क्या, या फिर परसों देखेंगे तो हो जाएगी। अगर मैं कह दूं कि नहीं 20 साल बाद होगी, तो उस रिएक्शन का हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं रह जाती है, क्योंकि आप 20 साल के लिए थोड़े बैठे रहेंगे वहां पर रिएक्शन देखने के लिए, है ना। इट्स मीन दैट थर्मो सिर्फ हमें फिजिबिलिटी के बारे में बताती है कि यस ये रिएक्शन होगी, नो ये रिएक्शन नहीं होगी। किसके बारे में नहीं बताती, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय दिस रिएक्शन टू कंप्लीट, कितना टाइम लेगी। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। तो थर्मो ने कहा कि जो लिथियम है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो लिथियम को Li+ में बहुत आसानी से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसका डेल्टा जी भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम नेगेटिव आता है। बट बेटा लिथियम ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर थर्मोडायनेमिक्स नहीं देती, इसका रिएक्शन देती है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स देती है। अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स बताती है टाइम लैप्स के ऊपर
कह रहा है कि अगर हम बात करें लिथियम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा हाई। जबकि सोडियम और पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम इनके मेल्टिंग पॉइंट लो है। कह रहा है कि ये जो प्रोसेस हुआ कि जैसे हमने कहा कि एनर्जी जो रिलीज हुई, यानी कि आप कह रहे हो कि ये जो पूरा का पूरा हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है जिसके कारण Na प्लस में, पोटेशियम प्लस में, सीजियम प्लस में चला जाता है। तो वहां पे कह रहे हैं कि जब जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है वो एनर्जी इतनी ज्यादा हाई होती है कि उसके कारण मेटल क्या करता है? मेल्ट हो जाता है। जैसे सोडियम क्या हो गया? मेल्ट हो गया। मेल्ट होकर ये क्या हो गया? इसका सरफेस एरिया बढ़ गया क्योंकि सोडियम मेल्ट हो गया है। और जैसे ही मेल्ट हुआ, सरफेस एरिया बढ़ा, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? बहुत फास्ट हो गई, है ना। अब सोडियम, पहले देखो एक छोटा सा सोडियम हमने डाला और जैसे हमने डाला उसका सरफेस एरिया बढ़ के इतना हो गया। इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? हमेशा इंक्रीज होती है। तो इसलिए सोडियम क्या करता है? विग्रसली रिएक्शन करता है। सिमिलरली आप सीजियम की बात करिए, सीजियम जैसे ही डाला उसका तो मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा कम है, तो वो और आसानी से मेल्ट हो गया। जब वो मेल्ट हुआ तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया और रिएक्शन क्या हो गई? सरफेस एरिया बढ़ने के कारण और ज्यादा विग्रस हो गई। जबकि इसमें लिथियम के केस में इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई है कि इस प्रोसेस से निकलने वाली हीट इतनी सफिशिएंट नहीं है कि लिथियम को मेल्ट कर दे। अब जब लिथियम मेल्ट ही नहीं हो रहा, उसका सरफेस एरिया ही नहीं बढ़ रहा, इंक्रीज ही नहीं हो रहा, तो इसलिए लिथियम वाटर के साथ इतनी ज्यादा विग्रस रिएक्शन भी नहीं कर पा रहा है। जबकि बाकी केस में हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है और वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है? मेटल की सरफेस पर स्टिक हो जाती है, जिसके कारण मेटल क्या करता है? स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। वाटर की सरफेस पर फ्लोट होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन इस प्रोसेस से जो हीट निकलती है, यानी कि जब आप सोडियम को, पोटेशियम को, रुबीडियम को इसको वाटर में ऐड करते हैं तो हमने कहा एनर्जी तो निकलती है। और जो हीट यहाँ से निकलती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जब आप किसी भी मेटल को वाटर में डिसोल्व कर रहे हो तो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। और उस एक्सोथर्मिक प्रोसेस के कारण उसमें से जो निकली हुई हीट है वो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम को मेल्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेल्ट होने से सरफेस एरिया बढ़ गया और सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन बढ़ गई। जबकि लिथियम के केस में मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इस प्रोसेस से जो हीट निकलती है हाइड्रेशन से वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि लिथियम को मेल्ट कर दे, इसलिए लिथियम विग्रस रिएक्शन नहीं करता, स्लो रिएक्शन करता है। ठीक है। और वहां पे जो हाइड्रोजन गैस निकली है वो मेटल की सरफेस पर स्टिक हो जाती है और कभी कभी यहाँ से जो हीट निकलती है वो इतनी ज्यादा होती है कि हाइड्रोजन उस आग को पकड़ लेती है, इसलिए मेटल जलना शुरू कर देता है और रिएक्शन वायलेंट हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मेटल्स हैं इनको ओपन में नहीं रखना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए? या तो केरोसिन ऑयल में रखना चाहिए या फिर क्या करते हैं? पैराफिन वैक्स वगैरह में रैप करके रखा जाता है। बट इनको किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि वाटर के साथ कनेक्टिविटी और एयर के साथ इनकी कनेक्टिविटी ना बने। तो दैट इज व्हाई द रिएक्शन ऑफ लिथियम इज स्लो while it is strongest reducing agent। तो 1 मिनट में और मैं फिर से सम अप करके बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल सबको लगता है कि ऐसा क्यों है। देखिए वापस हमने कहा लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब Li पॉजिटिव में सबसे आसानी से Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन, सीजियम पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। हम बात करें इनमें से कौन सा प्रोसेस सबसे फास्ट होना चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि लिथियम सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब ये प्रोसेस सबसे आसानी से होना चाहिए, इसका मतलब लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन जब हमने इसकी रिएक्टिविटी देखी टुवर्ड वाटर तो हमने कहा कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इनफैक्ट नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही है। उसका रीजन तो हमें समझ में आता है, क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। लेकिन लिथियम तो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा था तो इसको अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमने कहा अच्छा नहीं है। इसका रीजन हमने लिया कि इसका रीजन थर्मोडायनेमिक्स में नहीं है, इसका रीजन है काइनेटिक्स में। मतलब इसका रीजन जो है कि रिएक्शन किस रेट से प्रोसीड कर रही है उस पर डिपेंड करेगा। और हमने कहा रिएक्शन किस रेट से प्रोसीड कर रही है ये देखा गया कि लिथियम की जो रिएक्शन थी वो स्लो थी और उसका रीजन था इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि जब आप किसी भी मेटल को वाटर में डिसोल्व कर रहे हो उसमें से जो हीट निकल रही है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू मेल्ट लिथियम and hence lithium react less vigorously in comparison to the other metal, because in case of other metals the heat liberated in this process is sufficient to melt these metals and hence they get converted into
वेपर्स ऑल्सो, वेपर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल, इतनी ज्यादा हीट है क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट कम है, दैट इज वाई द रिएक्शन आर विगरस। होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, अगर अच्छे से समझ में आया होगा प्लीज गिव अ थम्स अप टू मी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।